तो आपको इंशाल्लाह कोई चीज मिस नहीं होगी। फिर भी मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नो वरीज एट ऑल। जो भी चीज समझ में ना आई, वी कैन जस्ट गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, ठीक है? तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। So proteins are the primary constituents of the body. A regular and adequate supply of protein in diet is essential for cell integrity and function. Dietary proteins are the primary source of nitrogen. Adult men require 70 to 100 grams of protein per day. Dietary protein serves three broad functions. The constituents amino acids are used for synthesis of body proteins. The carbon skeletons of amino acids can be oxidized to yield energy. Their carbon and nitrogen atoms may be used to synthesize other nitrogenous and non-nitrogenous metabolites. ठीक है? फिर digestion कैसे होती है? Digestion है क्या? Simply by definition, it is the disintegration of complex nutrients into small soluble and assembled form. Proteins are too large to be absorbed. The dietary proteins are hydrolyzed to amino acids by proteolytic enzymes, which can be easily absorbed. ठीक है जी? Proteolytic enzymes responsible for degrading proteins are produced by three different organs. कौन-कौन produce करते हैं proteolytic enzymes? It is the stomach, pancreas and the small intestine. Mouth पे कोई enzyme नहीं होती, तो वहां से digestion start नहीं होती. It starts from stomach, तो pepsin और renin. Pancreas में trypsin, chymotrypsin, elastase, carboxypeptidase A and carboxypeptidase B. और intestine में aminopeptidases एंड डाइपेप्टाइडेजेस। ठीक है बेटे? फिर ये अमीनो एसिड्स हम आप सबको पता है, दे आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड लिंकेजेस, और इन लिंकेजेस को कौन तोड़ता है? ये पेप्टाइडेजेस तोड़ते हैं। ठीक है? नाम से पता चल रहा है कि द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन मस्ट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव देयर कांस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स। ठीक है? फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स की? आप लोगों ने ये किए हुए हैं कि पेप्टाइडेजेस क्या होती है, क्लास 3 होती है, अगर आपको याद हो हाइड्रोलेजेस की। ठीक है? जब हम लोगों ने एंजाइम की क्लासिफिकेशन की थी, तो इसमें क्लास 3 में हाइड्रोलेजेस थे, उसमें पेप्टाइडेजेस थे। फिर इसमें दो टाइप के पेप्टाइडेजेस होते हैं, एंडोपेप्टाइडेजेस एंड एक्सोपेप्टाइडेजेस। जो एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं, नाम से पता चल रहा है, दे एक्ट इनसाइड द कोर ऑफ प्रोटीन एंड फॉर्म स्मॉल पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, whereas the exopeptidases जो होते हैं act from the amino acid terminal और कार्बोक्सिल, कहाँ पर act करते हैं? या अमाइनो एसिड अमाइनो टर्मिनल पर या कार्बोक्सिल टर्मिनल पर एंड ऑफ प्रोटीन पर काम करते हैं। फिर उसका नाम भी उसी हिसाब से होता है। अगर अमाइनो एंड पर करेगा तो अमाइनो पेप्टाइडेजेस, अगर कार्बोक्सिल एंड पर करेगा तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस होगा। ठीक है? दूसरे इसके होते हैं प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स होते हैं प्रो एंजाइम्स, जिनको हम लोग जाइमोजेंस बोलते हैं। सो पेप्टाइडेजेस आर secreted in inactive form. When zymogens reach the site of action, they are activated. ठीक है जी? फिर कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड नाइट्रोजन क्या होता है? अनलाइक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, therefore amino acids must be obtained from diet. Either they should be synthesized de novo, produced from normal protein degradation. ठीक है? The first phase of catabolism involves the removal of the alpha amino groups by transamination and oxidative deamination. डोंट वरी, ये हम लोग इंशाल्लाह कल या परसों के लेक्चर में करेंगे, तो दीज टर्म्स विल बी वेरी क्लियर टू यू. फॉर्मिंग अमाइनो एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा कीटो एसिड्स, द कार्बन स्केलेटन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है बेटा? हाँ, मैंने ये पहले कह दिया था कि स्लाइड्स शो नहीं होंगी, तो प्लीज डोंट कीप ऑन टेक्सटिंग मी कि मैम शो नहीं हो रही. आई टोल्ड यू कि जस्ट ओपन योर पीपीटीज जो मैंने आपको भेजी है, हम लोग उसी में से कर रहे हैं. ठीक है? सो अ पोर्शन ऑफ फ्री अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, बट मोस्ट ऑफ इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज यूरिया. See, overall क्या है? In second phase of amino acid catabolism क्या होगा? The carbon skeleton of the alpha keto acids are converted to common intermediates of energy producing metabolic pathways. These compounds can be metabolized to CO2 and water, glucose, fatty acids or ketone bodies by the central pathway of metabolism. So overall nitrogen metabolism क्या है? Nitrogen enters the body in a variety of compounds that is present in food, and nitrogen leave कैसे करता है the body as urea, ammonia and other products that are derived from amino acid metabolism. सो आप लोग देख रहे हो कि हम लोग डिफरेंट अमीनो एसिड्स लेते हैं डिफरेंट फूड सोर्सेस से, फिर वो क्या होता है? डाइजेशन होती है, फिर आइदर वो बॉडी प्रोटीन की सिंथेसिस की तरफ चली जाती है जी, या अपनी यूरिया में एक्सक्रीट आउट हो जाती है, या फिर आपकी एनर्जी मेटाबोलाइट्स में। ये मैं अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगी, उसमें ये सब होगा. The role of body protein in these transformation involves two important concepts, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले the amino acid pool. प्रोटीन टर्नओवर क्या है?
बेटा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है बेटा। तो प्रोटीन, द अमाइनो एसिड पूल एंड द प्रोटीन टर्नओवर, ठीक है। सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जो करते हैं। अमाइनो एसिड पूल में क्या है, फ्री अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी इन सेल्स, ब्लड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। दिस पूल इज सप्लाइड बाय 3 मेन सोर्सेज। हाँ, ये सोर्सेज पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, वो क्या है कि अमाइनो एसिड प्रोवाइडेड बाय डिग्रेडेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन्स, amino acid derived from dietary proteins, and synthesis of non-essential amino acids from simple intermediates of metabolism. ठीक है। कन्वर्सली सिंपली इसको डिप्लीट कैसे होगा, 3 रूट से अंदर आ रहा है तो डिप्लीशन भी होगी इसकी। ठीक है, वो कैसे, सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड कंज्यूम एज प्रीकर्सर्स ऑफ एसेंशियल नाइट्रोजन कंटेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, एंड कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड्स एंड CO2। ठीक है, ये अमाइनो एसिड पूल है। ये आपसे हमेशा हमेशा पूछा जाएगा कि बेटा व्हाट इज अमाइनो एसिड पूल। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि अमाइनो एसिड पूल वो है जहाँ पर डिफरेंट सोर्सेस से अमाइनो एसिड आता है। फॉर एग्जांपल डाइटरी प्रोटीन से आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से आपको जो मिलता है, बॉडी प्रोटीन की डिग्रेडेशन से आपको मिलता है, एंड सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से जो आपको मिलता है। ठीक है, फिर उसने बना दिया अमाइनो एसिड पूल। अब ये सब कहाँ कहाँ पर यूज होंगे, यूज फॉर बॉडी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन के लिए, यूरिया, CO2 एंड H2O की प्रोडक्शन के लिए, कीटोन बॉडीज एंड फैटी एसिड्स के लिए, एंड बायोसिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटोजेनियस नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल प्रोफायरेंस, केराटिन, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, प्यूरिन, पायरिमिडीन, नियासिन एंड थायरॉक्सिन। ये हम लोग सब इन डिटेल 1 by 1 करेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन टर्नओवर क्या है, मोस्ट प्रोटीन इन द बॉडी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड देन डिग्रेडेड, हमें पता है, परमिटिंग द रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल और अननीडेड प्रोटीन्स। ठीक है, सो रेट ऑफ टर्नओवर क्या है, इन हेल्दी एडल्ट्स द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे रहेगा, because the rate of protein synthesis is just sufficient to replace the proteins that is degraded. ठीक है, this process is called as protein turnover। ये आपसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ना, कि व्हाट इज अमाइनो एसिड पूल, व्हाट इज प्रोटीन टर्नओवर, ये आपसे पूछेंगे। टू 400 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स ईच डे। ठीक है, फिर प्रोटीन टर्नओवर बेसिकली क्या है कि जितनी डिग्रेडेशन या जितनी सिंथेसिस हुई उतनी डिग्रेडेशन हुई। ठीक है, या जितनी डिग्रेडेशन हुई उतनी ही सिंथेसिस हुई, दैट इज 300 to 400 grams per day। The rate of protein turnover varies widely for individual proteins. For example, short-lived होती है, long-lived होती है, structural proteins होती है। Short-lived proteins होती है, for example, regulatory proteins and misfolded proteins are rapidly degraded, having short half-lives measured in minutes or hours. Long-lived proteins में आ जाती है with half-lives of days to weeks. The majority of proteins in the cells and structural proteins, for example, collagen, are metabolically stable and have half-life measured in months or years. So protein degradation क्या है? Basically, there are two major enzyme systems that are responsible for degrading damaged or unneeded protein. एक जो होती है energy dependent होती है, दूसरी is non energy dependent. The energy dependent ubiquitin proteasome mechanism. Proteasomes mainly degrade endogenous protein, that is proteins that were synthesized within the cells, or non energy dependent degradative enzymes such as lysosomes जो होते हैं, degrade primarily extracellular proteins such as plasma proteins that are taken up into the cell by endocytosis, and cell surface membrane proteins that is used in receptor mediated endocytosis। तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि भाई there are two main proteins जो degradation में काम आती है। एक जो होती है that is एनर्जी डिपेंडेंट, दूसरी जो होती है वो नॉन एनर्जी डिपेंडेंट होती है। जो एनर्जी डिपेंडेंट होती है दैट इज नोन एज यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम मैकेनिज्म, और जो दूसरी होती है वो उसको हम लोग लाइसोसोमल एंजाइम डिग्रेडेशन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है जी। Ubiquitin proteasome proteolytic pathway कुछ भी नहीं है, it is very simple. Proteins selected for degradation by ubiquitin proteasome mechanisms are first covalently attached to ubiquitin, a small globular protein होती है।
protein tags with ubiquitin are then recognized by a large barrel-shaped proteolytic molecule called proteasome, which functions like a garbage disposal. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो प्रोटीन डिग्रेड होने वाली होती है, जिसको टूटना होता है, उस पर सिंपली यूबिक्विटिन जो होती है वो आकर अटैच हो जाती है। ठीक है, यूबिक्विटिन क्या है, इट इज अ स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन है। फिर क्या करते हैं, प्रोटियोसोम आपको रिकॉग्नाइज करता है कि इस पे यूबिक्विटिन लगा हुआ है, तो ये प्रोटीन मतलब टू बी डिग्रेडेड वाली प्रोटीन है, तो वो उसको डिग्रेड करता है। द प्रोटियोसोम कट्स द टारगेट प्रोटीन इनटू फ्रेगमेंट्स दैट आर देन फर्दर डिग्रेडेड टू अमाइनो एसिड्स, और दीज अमाइनो एसिड कहाँ पर एंटर करेंगे, अमाइनो एसिड पूल में जाएंगे। ठीक है, सो डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन बाय द यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम कॉम्प्लेक्स, ये क्या कहता है, रिक्वायर्स एटीपी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस या जो भी है। तो दिस इज नथिंग पर वही वाली बात हुई, सिंपल सी। ठीक है, नाउ केमिकल सिग्नल्स फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन क्या है, बिकॉज प्रोटीन्स हैव डिफरेंट हाफ लाइफ। ठीक है बेटा, तो द हाफ लाइफ ऑफ प्रोटीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ एन टर्मिनल proteins that have serine as N terminal amino acids are long lived with half life of more than 20 hours, or proteins with aspartate as N terminal amino acids have a half life of only 3 minutes। ये आपको बताना है कि इतनी शॉर्ट भी हाफ लाइफ हो सकती है और कितनी बड़ी। सो प्रोटीन रिच इन सीक्वेंसेस containing proline, glutamine, serine, and threonine called PEST sequences are rapidly degraded and therefore exhibit short intracellular half life। ये पूछा जा सकता है कि शॉर्ट हाफ लाइफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स कौन सी है, तो आपको ये बतानी होगी। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट विद इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। This concentration gradient is maintained because active transport system driven by the hydrolysis of ATP are required for the movements of amino acids from the extracellular space into the cells. At least 7 different transport systems are known for different amino acids, जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक पढ़ेंगे। That is important because उससे रिलेटेड एक डिजीज है जो कॉमन है और पूछी भी जाती है। So one transport system responsible for reabsorption of amino acid cysteine, ornithine, arginine, and lysine in kidney tubules. In the inherited disorder cystinuria, this carrier system is defective, resulting in appearance of all 4 amino acids in urine. Cystinuria occurs at a frequency of 1 in 7,000 individuals, making it one of the most common inherited diseases and the most common genetic error of amino acid transport। तो आपसे पूछा जाएगा बेटा कोई भी एक डिजीज बता दे जो अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, तो आप उसको सिंपली बोलोगे सिस्टीन यूरिया। ठीक है, इस डिजीज में होता क्या है, एक्सप्रेसेस itself clinically by precipitation of cysteine to form kidney stones, calculi, which can block the urinary tract. Oral hydration is important part of treatment for this disorder. Inter-organ exchange maintains circulating levels of amino acids। फिर मसल जो होता है वो जनरेट करता है ओवर हाफ ऑफ द टोटल बॉडी पूल ऑफ फ्री अमाइनो एसिड्स, और लिवर इज द साइट ऑफ यूरिया cycle। Muscle and liver thus play a major role in maintaining circulating amino acid levels, and free amino acids, particularly alanine and glutamine, are released from muscle into the circulation। इन सब का रोल आएगा कि हम लोग एलेनिन क्यों पढ़ रहे हैं, ग्लूटामिन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, एलेनिन which appears to be vehicle of nitrogen transport in plasma is excreted primarily by the liver, and glutamate is extracted by the gut and the kidney, both of which convert a significant portion to alanine. Glutamine also serves as a source of ammonia for excretion by the kidneys. The kidneys provide a major source of serine for uptake by peripheral tissues, including liver and muscle. Branch chain amino acids, particularly valine, are released by muscle and taken up predominantly by the brain। फेट ऑफ अमाइनो एसिड क्या था, हमने कहा इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हुआ, वो अमाइनो एसिड पूल में गया, फिर उसने हमें दो चीजें दी, एक कार्बन स्केलेटन दिया, दूसरा अमोनिया दिया। ठीक है बेटे, फिर क्या हुआ कि बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स हुआ और न्यूक्लियोटाइड्स एंड बायोलॉजिकल अमाइंस हुए। कार्बोमाइल फॉस्फेट मिला हमें जो यूरिया साइकिल में गया, और उसने जो है यूरिया एक्सक्रीट आउट, यूरिया साइकिल में गया और अमोनिया एक्सक्रीटेड आउट यूरिया में गया। ठीक है, और फिर इससे एक्सपोज आउट एक्सक्रीट आउट हो गया। उसके बाद जो है हमने कहा था कि अमाइनो एसिड्स हमें कार्बन स्केलेटन देते हैं। दीज कार्बन स्केलेटन जो होते हैं फॉर्म अल्फा कीटो एसिड्स। अल्फा कीटो एसिड्स
हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाते हैं। व्हाट इज सिट्रिक एसिड साइकिल? इट इज नथिंग बट इट्स अ कॉमन फाइनल ऑक्सीडेशन पाथवे जहाँ पर सबकी ब्रेकडाउन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की। ठीक है बेटे, तो फिर इसमें क्या हुआ, सिट्रिक एसिड साइकिल में गया, फिर वो ऑक्सिलो एसिटेट में, और सिंपली हमें ये ग्लूकोज और इस तरह हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इस सिट्रिक एसिड साइकिल का मेन काम क्या है, आपको एटीपी देती है। ठीक, तो ये आप लोग बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आपको करना चाहिए था, और मैंने इनको बोला था कि आप लोगों को पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करवाते थे या अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, लेकिन ठीक है, नो वरीज। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आती जाएंगी, आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग, और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन फास्टिंग स्टेट क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है कि द मसल रिलीज मेनली एलानिन एंड ग्लूटामिन, ऑफ व्हिच एलानिन इज टेकन अप बाय द liver and glutamine by the kidneys. Liver removes the amino group and converts it to urea, whereas the and carbon skeleton is used for gluconeogenesis. What is gluconeogenesis? It is the formation of glucose from non-carbohydrate sources. ठीक है, जिसमें अमाइनो एसिड्स भी आ जाते हैं। एलानिन इज अ मेजर ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स क्या थे। ठीक, अमाइनो एसिड रिलीज इन फेट स्टेट क्या होता है, अमाइनो एसिड released by digestion of dietary protein travels through the hepatic portal vein to liver, where they are used for the synthesis of blood proteins like serum albumin. Excessive amino acids are converted into glucose and stored as glycogen. What is glycogen? It is the stored form of glucose, और and ये क्या होता है कि और released into the blood when glucose levels are low. जब blood glucose levels कम हो जाते हैं तो ये glycogen टूटता है, और हम ग्लूकोज देता है एज सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, डीएल दैट इज वेरी लो डेंसिटी टाइप्स ऑफ अदर टिश्यूज। ठीक है बेटे, नाइट्रोजन बैलेंस इंशाल्लाह हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, प्लस जो है अमोनिया का मेटाबॉलिज्म। लेट मी टेक योर अटेंड बल्कि शिजा या अमीर, आप लोगों में से कोई भी प्लीज काइंडली मुझे अटेंडेंस भेज दे। ठीक है, आज के ग्रुप बी की, क्योंकि मेरे लिए जरा प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात, एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो, so we can let's go to chat room. ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चंस? आज का लेक्चर आप लोग लिपन कॉट में देखोगे। ठीक है, सारी यही चीजें थी जो हम लोगों ने कवर की थी, इसमें कोई एडिशनल, तो अगर आप लोग ये लेक्चर भी कर लेते तो इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, इसमें सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाइड लिखी हुई है, जस्ट गो थ्रू इट वंस और आपको इंशाल्लाह सब समझ में आ जाएगा।